रिश्वत, स्कैम से पावर स्ट्रगल। भारत में करप्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत के हर सिटीजन को इफेक्ट करता है। बिलियंस ऑफ डॉलर के स्कैम से लेकर रोजमर्रा की रिश्वतखोरी तक, करप्शन भारत के आर्थिक विकास से लेकर सोशल जस्टिस तक हर चीज को इफेक्ट करता है। भारत वर्ल्ड की 180 कंट्रीज में से सबसे ज्यादा करप्शन के मामले में 93 नंबर पर आता है। भारत में 50% इंडियंस को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या प्राइवेट सेक्टर में अपना काम करवाने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। हालत इतनी खराब है कि डेली लाइफ में करप्शन करना एक नॉर्मल बात हो चुकी है, चाहे पासपोर्ट बनवाने में हो या फिर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में हो, चाहे टैक्स भरने में हो या फिर पुलिस के साथ हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो, बिना हरी पत्ती दिखाए काम होता ही नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है भारत इस हालत में पहुंचा कैसे? भारत में इतना करप्शन क्यों होता है? इसके पीछे किसकी गलती है? करप्शन से किसको फायदा होता है और किसको नुकसान होता है? आखिर इसे कैसे रोका जा सकता है? आइए डिस्कस करते हैं करप्शन इन इंडिया। भाइयों बहनों, ये दुराचार, ये भ्रष्टाचार, इसने भारत जैसे होनहार देश को तबाह करके रख दिया है। सोना की चिड़िया कहा जाता था मेरा देश, उसको हम ही लोगों ने लूटा है, हमने इसको बचाया है। भारत में करप्शन कोई 10-20 साल पुरानी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसका एक लंबा इतिहास है जिसकी जड़ें अंग्रेजों तक जाती है। साल 1858 में जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी गवर्नमेंट बनाई तो उसी समय करप्शन की नींव रखी जा चुकी थी। अंग्रेजों ने आम लोगों को गवर्नमेंट एक्टिविटीज से दूर रखा और सिर्फ चंद लोगों के हाथ में सारी पावर दे दी, जिससे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग चाहे कुछ भी करें, इससे आम जनता को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। भारत में तेजी से विकास तो हुआ, पर गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी अभी भी नहीं आई। इसी वजह से पीएम नेहरू के रूल में इंडिया में सबसे पहला करप्शन हुआ, द जीप स्कैंडल। हुआ यह था कि इंडिया टू ब्रिटेन के हाई कमिश्नर कृष्णा मेनन ने बिना गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के ब्रिटेन से 80 लाख रुपए की 200 जीप मंगवा ली। फिर बाद में जब ये स्कैम सामने आया तो जवाहरलाल नेहरू ने सारी जुडिशरी एक्टिविटी बंद करवा दी। बल्कि 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने उसी स्कैमर कृष्णा मेनन को इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। इसके बाद के एरा को भारत में लाइसेंस राज माना जाता था, जिसमें लाइसेंसिंग के पैसे गवर्नमेंट की जेब में नहीं जाते थे बल्कि एलिट्स की जेब में जाते थे। क्योंकि गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी तो कोई भी करप्शन पकड़ा नहीं जाता था, जिससे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियन दिल खोलकर करप्शन करते थे, जिसके चलते इंडिया के इतिहास में बिलियंस ऑफ डॉलर के कई सारे स्कैम हुए, जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, चॉपर स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम और अभी लेटेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। लेकिन भारत में करप्शन ये सिर्फ हाई प्रोफाइल स्कैम्स के बारे में नहीं है, बल्कि करप्शन कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें आम जनता को चारों तरफ से लूटा जाता है। सबसे पहला और कॉमन करप्शन होता है रिश्वत। चाहे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसा देना हो या फिर ट्रैफिक पुलिस फाइन की जगह 100-200 रुपए की घूस ले ले, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी हो। 2005 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इंडिया के करप्शन पर एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें पता चला कि 62% इंडियंस को पब्लिक ऑफिस में अपना काम जल्दी और फास्टली करवाने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, जिसे रिश्वत कहते हैं। तब से 15-20 साल बाद आज 2025 में ये नंबर घटकर 30 से 40% हो गया होगा, लेकिन गांवों में आज भी बहुत ज्यादा रिश्वत ली जाती है। ट्रैफिक पुलिस में तो इतना ज्यादा करप्शन भरा पड़ा है कि जो ट्रक्स लंबे लंबे ट्रेवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उन्हें हर साल पुलिस को 222 करोड़ रुपए की सिर्फ रिश्वत देनी पड़ती है, जिसमें से 43% पैसा गवर्नमेंट रेगुलेटर्स खा जाते हैं और 45% पैसा पुलिस खा जाती है। बचा सिर्फ 13% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। लेकिन इन सब से अलग जो रिश्वत गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है इनकम टैक्स में रिश्वत। इंडिया में इनकम टैक्स से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देना सबसे आसान तरीका है। एक आदमी जो इनकम टैक्स भरने लायक कैपेबल है पर वो अपने 50,000 रुपए टैक्स के रूप में नहीं देना चाहता, तो वो टैक्स ऑफिसर को 5,000 रुपए की रिश्वत देता है और अपने 45,000 रुपए बचा लेता है। या फिर टैक्स भरने के अंदर लेट हो जाए तो पेनल्टी से बचने के लिए रिश्वत देता है। ये इनकम टैक्स में रिश्वत देना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में सिर्फ 2% लोग ही टैक्स भरते हैं। सेकंड टाइप का करप्शन होता है एम्बेजलमेंट।
गवर्नमेंट गरीबों के लिए जो वेलफेयर स्कीम चलाती है, जैसे उन्हें डायरेक्ट पैसे देना या फिर किसी प्रोडक्ट पर सब्सिडी देना या फिर कोई प्रोडक्ट बिल्कुल ही फ्री देना। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट तो ये पैसा गरीबों के लिए भेजती है, पर गरीबों तक पैसा पहुंचने तक बीच बीच में अलग अलग जगह पर गवर्नमेंट ऑफिसर पैसे खाते रहते हैं, जिससे गवर्नमेंट का भेजा हुआ 100% पैसा गरीबों तक पहुंचने में सिर्फ 20% बाकी रह जाता है। एग्जाम्पल 1985 में राजीव गांधी ने कहा था कि गवर्नमेंट जब 1 रुपया भेजती है तो जाकर गरीब तक 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी 85% पैसा करप्ट ऑफिसर बीच में ही खा जाते हैं। थर्ड टाइप का करप्शन होता है क्रोनिज्म, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स घूस देकर या फिर अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके अपने ही रिश्तेदारों को गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगाता है। फोर्थ टाइप का करप्शन होता है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसमें क्या होता है कि बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसों को गवर्नमेंट से छिपाते हैं। जैसे अभी अरविंद केजरीवाल ने जो लिक्विड स्कैम किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट के पैसे अपने पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए यूज किए थे। अब करप्शन के इतने अलग अलग टाइप सुनने के बाद में आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भारत में इतना करप्शन क्यों होता है? तो सीधी सी बात है, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। एक एग्जांपल से समझो कि अगर आप किसी शेर को बोलोगे कि हिरण को मत खाना, तो आपको क्या लगता है वो नहीं खाएगा? ऑफ कोर्स वो खाएगा, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं है, उसे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। इसी तरह पॉलिटिशियंस होते हैं, जब उन्हें पता है कि करप्शन करने के बाद में 90% चांस है कि उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी और उन्हें किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। इसे कहते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो हमारे भारत की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि करप्शन करने वालों को सजा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 एजेंसी है, सीबीआई और ईडी, और उन दोनों एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी ही कंट्रोल करती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी अपने ही नेताओं को सजा क्यों देगी? एग्जाम्पल, आदर्श स्कैम के एक्यूज्ड अशोक चौहान जो पहले कांग्रेस में थे, तब उन पर करप्शन के चार्जेस थे, पर जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन पर से करप्शन के चार्जेस हट गए। ऐसे ही 25 में से 23 ओपोजिशन लीडर जिन पर पहले करप्शन के चार्जेस थे, पर जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन पर से करप्शन चार्जेस हट गए। और यही हालत हर पॉलिटिकल पार्टी की है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। इसका भी एग्जाम्पल देता हूं, जब 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तो एक पिंजरे का तोता है, मतलब वो गवर्नमेंट के इशारों पर काम करता है। बिल्कुल इसी तरह करप्शन अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट करते हैं। जब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का करप्शन पकड़ा जाता है तो केस कोर्ट में जाता है, पर कोर्ट की कार्रवाई में इतना टाइम लग जाता है जिस दौरान गवर्नमेंट ऑफिसर रिश्वत देकर या फिर सबूत मिटाकर बच जाते हैं। 70-80% करप्शन करने वाले लोग इसी तरह से बच जाते हैं। बाई चांस अगर किसी करप्शन केस में हद से ही ज्यादा हल्ला मच जाए, प्रोटेस्ट हो जाए, तब जाकर एक्यूज्ड को सजा मिलती है। अब देश में कितना करप्शन होता है, ये करप्शन कौन करता है, ये तो आपको पता है, पर क्या आपको ये पता है कि ये करप्शन देश की इकोनॉमी पर और आपकी पर्सनल लाइफ पर कैसे इफेक्ट करता है? फर्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन पब्लिक लाइफ। करप्शन की वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं मिलती। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत देते हैं, उन्हीं का काम अच्छा और जल्दी से होता है, बाकी लोगों का काम बहुत धीरे होता है। जैसे पासपोर्ट बनवाना या फिर लाइसेंस बनवाना बहुत धीरे होता है, लेकिन अगर आप चंद रिश्वत दे दो तो काम बहुत फास्ट होगा। करप्शन का दूसरा असर गवर्नमेंट स्कूल्स पर पड़ता है। गवर्नमेंट से तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, बुक्स के लिए, खेल कूदने के लिए और खाने के लिए अच्छे खासे पैसे आते हैं, लेकिन उस स्कूल के टीचर्स या फिर बीच के लोग आधा पैसा खा जाते हैं, जिससे गरीब बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती। थर्ड, हमारे कोर्ट्स। गरीब आदमी को जस्टिस नहीं मिलता क्योंकि अमीर आदमी रिश्वत देकर जज को ही खरीद लेता है या फिर सबूत मिटा देता है। एग्जाम्पल, इंडिया के कोर्ट में 2024 में टोटल 51 मिलियन केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें से 1,80,000 केस तो पिछले 30 साल से पेंडिंग पड़े हैं। सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये जो छोटे छोटे करप्शन होते हैं, यही मिलकर एक पूरे देश को करप्ट बनाते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। जब गवर्नमेंट बॉडीज में हद से ज्यादा करप्शन होता है, तो उस देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जिससे देश में ना पैसा आएगा और ना एम्प्लॉयमेंट आएगी, गरीबी की गरीबी ही बढ़ेगी। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है पाकिस्तान और नेपाल, क्योंकि इन दोनों देशों में इतना ज्यादा करप्शन है कि कोई भी फॉरेन डेवलप्ड कंट्री इनके अंदर इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती। फिर भी इन सबसे हटकर करप्शन से भारत को जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो है लैक ऑफ डेवलपमेंट। गवर्नमेंट तो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ही पैसा एलोकेट करती है, पर ये टेंडर लेने वाले लोग आधा पैसा खा जाते हैं और घटिया क्वालिटी की रोड या फिर हाईवे बनाते हैं। पिछले मानसून में इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिले हैं, जब मुंबई में बिलबोर्ड गिर रहे हैं, दिल्ली में नेशनल हाईवे गिर रहे हैं और बिहार में तो एक दिन में 2 ब्रिज गिर रहे हैं।
अब भारत में जो भी करप्शन है सो है, लेकिन पॉइंट ये है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पॉलिटिशियंस पर सवाल उठाने होंगे, चाहे वो आपकी फेवरेट पार्टी के हो या फिर ना हो, क्योंकि याद रखना पॉलिटिशियंस आपकी रक्षा के लिए बने, ना कि आप उनकी रक्षा के लिए। अब आप कमेंट करके बताओ कि मैंने करप्शन के कौन कौन से पॉइंट मिस कर दिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।